इंडियन पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समझा था सरकार के बारे में, और वर्तमान समय में अगर हम भारतीय लोकतंत्र को समझना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत में 3 स्तर की सरकार है। एक सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं या संघीय सरकार जिसको बोलते हैं, ये पूरे देश का सरकार होता है, जिसके विषय में चर्चा किया गया है हमारे संविधान के भाग 5 में। दूसरा जो क्षेत्र स्तर की सरकार है या जिसको रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। इसके साथ साथ जो रूरल गवर्नमेंट है, जो क्षेत्रीय सरकार है या जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमें 2 तरह की सरकार देखने को मिलता है। एक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ग्राम पंचायत, और जो नगरीय क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है वहाँ पे नगर निगम या नगर पालिका हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, जिसके विषय में हमारे संविधान के भाग 8 में चर्चा किया गया है। हमने ये समझ लिया था कि जो राज्य सरकार होता है वहां पे शासन किस तरीके से चलाया जाता है। भारत का जो इतना विशाल भूभाग है, इनमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है, हम समझेंगे कि यूनियन टेरिटरी का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, यूनियन टेरिटरी में शासन किस तरीके से होता है, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 8 में किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है उसमें यूनियन टेरिटरी के विषय में चर्चा किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के विषय में चर्चा किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में सरकार किस तरीके से चलाया जाएगा। इस चीज की चर्चा हमारे संविधान के भाग 8 में किया गया है। अगर हम इस भाग के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 239 से लेकर के 241 तक का संबंध केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से है, और इस क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है, इनके विषय में भाग 8 में जो आर्टिकल 39 से लेकर के आर्टिकल 41 तक है, इसका संबंध है यूनियन टेरिटरी से। दूसरे शब्दों में अगर हम ये समझे कि यूनियन टेरिटरी कहेंगे किसको, तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, वह क्षेत्र जिसका प्रशासन केंद्र के अंतर्गत हो, या फिर हम ये समझे केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, केंद्र के नियंत्रण में हो। नियंत्रण में हो, उस क्षेत्र को हम लोग यूनियन टेरिटरी कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। देखिए, जो स्टेट होता था, जो राज्य होता था, राज्य के संबंध में हमने जाना कि राज्य सरकार के पास अपनी स्वतंत्रता होता है, संघ सरकार के पास अपनी स्वतंत्रता होता है। राज्य सरकार को एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होता है, वो अपने विषय में कानून बना सकते हैं, उन कानून को लागू कर सकते हैं और प्रशासन चला सकते हैं। पर जो क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र पर जब प्रशासन की बात होती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में होता है, तो सेंटर के पास में होता है, केंद्र के पास में होता है। और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या कितना है? 8, जिसमें कि दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और उसके बाद
दादरा और नगर हवेली, इस तरह से कुल मिलाकर के वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। और इन यूनियन टेरिटरी के शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। अगर हम इसमें और समझे कि केंद्र शासित बनाए जाने के कारण क्या क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण, बनाए जाने के कारण यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण क्यों किया गया, अगर हम इस चीज को समझने का प्रयास करें तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्षेत्र जो अत्यधिक दूर में है, जो मुख्य भूमि से अत्यधिक दूर में है, जैसे कि आप अंडमान और निकोबार के बारे में कह सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार, अंडमान और निकोबार ये दोनों क्या है? आइलैंड है। लक्षद्वीप भी आइलैंड है। तो चूंकि ये क्या है ये क्षेत्र भारत के मुख्य भूभाग से बहुत दूर में स्थित है, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ताकि यहाँ का प्रशासन सही तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा सके, संघ सरकार के द्वारा चलाया जा सके। तो यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के पीछे का जो पहला कारण था वो यही था कि अगर कोई भूभाग जो भारत के मुख्य भूमि से बहुत दूर में स्थित है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा और वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में होगा। वहां का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसका होगा? केंद्र का होगा। अगर दूसरी बात करें तो कोई ऐसा एरिया जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जैसे कि दादरा और नगर हवेली या दमन द्वीप की बात करें तो ये एरिया बहुत छोटा है, तो इस एरिया के भी प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए ये भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, अगर हम ये कहें कि उस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो बहुत विशिष्ट संस्कृति है, संस्कृति अलग हो, तो ऐसे क्षेत्र को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूटी बनाया गया। और ऐसे में अगर हम पांडेचेरी की बात करें तो पांडेचेरी की जो संस्कृति है वो अलग संस्कृति है, इसलिए उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संस्कृति। और अगर हम बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र जो विवादित हो, कोई विवादित क्षेत्र हो, उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूटी बनाया गया। विवादित क्षेत्र में जैसे कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसके किसके बीच में विवादित है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच में विवादित है। हालांकि पंजाब और हरियाणा दोनों की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो चंडीगढ़ है, पर ये क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र है, इसलिए चंडीगढ़ को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी बना दिया गया है। और अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई क्षेत्र है तो उसको भी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत लाया गया, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली को भी किस में लाया गया? एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये कुछ आधार है जिसके आधार पर जो भारत की क्षेत्र है, भारत का भूभाग है, उसको स्टेट नहीं बना करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और इनमें एक चीज तो आप ये भी देखिए कि जो हमारे सामरिक महत्व का हो, जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी हाल के वर्षों में यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो ऐसे क्षेत्र जो विवादित हो या फिर जो राष्ट्रीय महत्व के लिए हो, जहाँ की सुरक्षा या जहाँ पे प्रशासन करना केंद्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी का प्रशासन चूंकि राज्य से अलग होता है, राज्य के प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जबकि जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की जो प्रशासन है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि
आखिर केंद्र सरकार इन प्रदेश का प्रशासन किस तरीके से चलाते हैं। अब समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। प्रदेश का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो देखिए, हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी वो क्षेत्र होता है जो सीधे केंद्र के प्रशासन के अंदर आता है, जहां पे केंद्र के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होता है, या हम राष्ट्रपति के एजेंट जिसको बोल सकते हैं, वो उसके द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है उसको चलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा क्या चलाया जाता है, चुना जाता है। देखिए, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल को भी केंद्र का एजेंट ही कहा जाता है। पर एक चीज समझ लीजिए कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उसके पास और जो यूनियन टेरिटरी के प्रशासक चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसके पास में शक्ति का अंतर होता है। क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उसके पास अधिक शक्ति होता है और वो प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। पर राज्यपाल एक सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है, साथ ही वो ये देखता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है वो संविधान के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो उनके पास शक्ति है उस शक्ति के अंदर रह करके काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये काम देखने का किसका होता है, राज्य में होता है, राज्यपाल का। तो हमने ये समझा कि केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रतिनिधि होता है वो किस तरीके से प्रशासन चलाते हैं। अब हम आर्टिकल जो 39 से लेकर के आर्टिकल 41 तक था, इसका संबंध चूंकि यूनियन टेरिटरी में प्रशासन से था और इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 8 में किया गया था। अब हम समझते हैं कि हमारे संविधान के भाग 9 के विषय में हमने पढ़ लिया है। संविधान का जो भाग 9 है उसमें भाग 9 और 9A यानी कि पार्ट 9 और पार्ट 9A है, जिसको हमारे संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम संविधान के पार्ट 10 के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट 10 के बारे में समझते हैं कि पार्ट 10 में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें किस चीज के विषय में चर्चा किया गया है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। पार्ट 10 जो है हमारे संविधान का, पार्ट 10 या भाग 10 जिसको कहते हैं, इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के विषय में चर्चा किसमें किया गया है, पार्ट 10 में। जो हमारे संविधान का पार्ट 10 है उसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के विषय में चर्चा किया गया है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल में इस विषय में चर्चा किया गया है, तो वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 244। हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र क्या होता है और जिस
क्षेत्र को, जिस एरिया को अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के लिस्ट में रखा जाता है, उस एरिया में किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है। और हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी एरिया को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र या फिर जो भी ये शेड्यूल एरिया है, इसको घोषणा करने का शक्ति या अधिकार किसके पास है। तो देखिए, अगर हम पार्ट 10 की बात करें तो पार्ट 10 में आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की बात आती है, तो ऐसा एरिया जिसको 5वीं अनुसूची में रखा गया है, 5वीं अनुसूची में, ऐसा एरिया जिसको 5वीं अनुसूची में रखा गया है वो एरिया, और ऐसा एरिया जिसको 6ठी अनुसूची में रखा गया है, 6ठी अनुसूची में रखा गया है वो एरिया। हम ये समझेंगे कि इन दोनों अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र को ही रखा गया है, ट्राइबल एरिया को ही रखा गया है, पर दोनों में अंतर क्या है और दोनों के प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह के अंतर है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो 5वीं अनुसूची में रखा गया है ये लगभग 10 राज्य के एरिया है, 10 राज्य में, मतलब 10 भारत के राज्य ऐसे हैं जहाँ के एरिया को 5वीं अनुसूची में रखा गया है। राज्य के ऐसे हिस्से जहाँ पे जनजाति लोगों की संख्या अधिक है, ट्राइबल लोगों की संख्या अधिक है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जनजातीय क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्र भारत के 10 राज्यों में है जिसको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम इस क्षेत्र के प्रशासन की बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है, ये कैसा एरिया है, ट्राइबल एरिया, यानी कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो गवर्नर को अधिक शक्ति दिया जाता है। गवर्नर को अधिक शक्ति दिया जाता है ताकि वो प्रशासनिक स्तर पर अच्छे तरीके से जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन संभाल सके। क्यों? क्योंकि जो जनजाति लोग होते हैं उनकी अपनी पहचान होती है, उसका अपना संस्कृति होता है, और वो चाहते हैं कि उसका संस्कृति, उसका भाषा हमेशा बचे रहे। उसके एरिया में बाहरी संस्कृति या बाहरी लोग धड़ल्ले से प्रवेश नहीं करें और उसके संस्कृति को खत्म नहीं कर दे। इसके लिए ये जरूरी है कि उसके संस्कृति को बचाए रखने के साथ साथ उनका विकास भी हो, ये इस बात की भी जरूरी है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो उस राज्य का राज्यपाल होता है उसको प्रशासन करने की शक्ति अधिक दिया जाता है। अब देखिए, ये जो जनजातीय क्षेत्र होता है, ट्राइबल एरिया होता है, ये कैसा एरिया होता है जहाँ पे जनजाति लोगों का संख्या अधिक होता है, उस एरिया को कहा जाता है जनजातीय क्षेत्र या जनजातीय एरिया। अच्छा, एक चीज समझने की बात है कि कोई भी एरिया ट्राइबल एरिया है या नहीं, इसका आइडेंटिफाई किस तरीके से होता है और इसका घोषणा किस तरीके से होता है। तो देखिए, कोई क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, इसका घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सलाह पे करते हैं? तो राज्यपाल के सलाह पे करते हैं। राज्यपाल जिस एरिया को बताता है कि ये एरिया ट्राइबल एरिया के अंतर्गत आएगा। और ट्राइबल एरिया कब कहलाएगा? जब वहाँ के अधिकांश आबादी जनजाति समाज के हो, जनजाति समूह से आता हो, तब ऐसे एरिया को कहा जाएगा ट्राइबल एरिया। और राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह के अनुसार किसी एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित करता है। किसी एरिया को अगर ट्राइबल एरिया की लिस्ट से बाहर निकालना हो तो ये काम भी राष्ट्रपति करता है, पर राज्यपाल के सलाह से करता है। अब समझते हैं कि जो 6ठी शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया होता है उसमें किस तरह की चीजें होता है। तो देखिए, जो 6ठी शेड्यूल है इसमें 4 राज्यों को रखा गया है। भारत के जो 4 राज्य है उनको इस सूची में रखा गया है। और ये राज्य कौन कौन है? मेघालय,
जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम, सॉरी त्रिपुरा और असम। इन 4 राज्यों को छठी अनुसूची में रखा गया है, और छठी अनुसूची में रखे जाने के कारण ये एक ऐसे ट्राइबल एरिया होता है जिसका प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को नहीं देकर के जो इसके स्थानीय स्वशासन है उसको दिया जाता है। हालांकि इस पर भी राज्यपाल का या केंद्र का कंट्रोल होता है, पर इसको 5वीं अनुसूची के जो जनजातीय एरिया है उसके तुलना में ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, प्रशासन चलाने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दिया जाता है। अच्छा, इसकी विशेषता को अगर आपको समझना हो तो इस एरिया को पूर्ण स्वायत्तता दिया जाता है। पूर्ण स्वायत्तता दिया जाता है, यानी कि ये लोग अपने प्रशासन से संबंधित खुद का नियम बना सकते हैं और उस नियम को लागू कर सकते हैं। और इस चीज के लिए और एक चीज और समझना है कि यहाँ ये जो एरिया छठी अनुसूची में रखा जाता है, यहाँ पे जो संघ एवं राज्य का लॉ नहीं काम करता है, राज्य कानून काम नहीं करता है। इन लोगों का खुद का कानून होता है, उस कानून के अनुसार इस क्षेत्र में प्रशासन चलाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जैसे चाहे प्रशासन वैसे चला ले। इसके लिए एक जिला स्वशासी जिला संगठन का गठन किया जाता है, और उस पर कहीं न कहीं सरकार इस चीज को देखते हैं कि जो ये लोग अपना स्वशासन चला रहा है वो सही तरीके से चला रहा है या नहीं चलाया रहा है। इस चीजों को हम लोग देखा जाता है। और इसके पास जो जिला स्वशासी संगठन होता है उसके पास खुद का कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि जिस भी एरिया को 5वीं और 6ठी अनुसूची में रखा जाता है, ये ऐसे एरिया होते हैं जो जनजातीय समाज के लोगों की आबादी इस एरिया में बहुत अधिक होता है। और चूंकि जो जनजातीय समाज के लोग हैं उसकी बाकी समाज के तुलना में उनकी अपने सांस्कृतिक पहचान होती है, उसका अपना जीवन जीने का तरीका होता है। तो ये जरूरी है कि अगर इस देश में एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है, तो जो जनजातीय समाज के लोग हैं उसकी संस्कृति की, उनकी जो अपनी विशिष्ट पहचान है उसका भी सम्मान किया जाए। और जो बाकी देश की तुलना में चूंकि वो लोग अपने समाज के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी होता है कि उसको इस तरीके से उनके लिए प्रशासन चलाया जाए या नियम बनाया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से रह सके। तो जो जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है ये हमारे संविधान के पार्ट 10 में किया गया है, भाग 10 में किया गया है। और इसमें 2 तरह के क्षेत्र आते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची के अंदर आता है, और ऐसे क्षेत्र में राज्यपाल को ज्यादा शक्ति दिया जाता है ताकि राज्यपाल जो जनजातीय क्षेत्र की प्रशासन है उसको बेहतर तरीके से चलाए। और दूसरा ऐसे क्षेत्र जिसको 6ठी अनुसूची में रखा जाता है, 6th शेड्यूल में रखा जाता है, ऐसे क्षेत्र में को ज्यादा स्वायत्तता दिया जाता है और वो लोग अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और उसकी अपनी कार्यपालिका होता है, अपना विधायिका होता है। ऐसे क्षेत्र में संघ एवं राज्य का जो नियम है वो नियम लागू नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।